नमस्ते दोस्तों, उदात हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आदिकाल में अमीर खुसरो पे हमारी बातें हो रही थी। अमीर खुसरो पे कुछ बातें हमारी हो चुकी थी, कुछ बातें बाकी हैं, उसी में हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक बात कर ली थी। अगर फिरदौस किमी हस्त हमी हस्त, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां जो लाल किले दीवाने आम में लिखी पाई गई हैं। इससे आगे अब हम बात करेंगे। शाही मुकुट का प्रत्येक मोती, ये पंक्तियां है अमीर खुसरो की। शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसान की आंखों से बहा हुआ जमा हुआ रक्त है। ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की पंक्ति है, ध्यान रखना। और देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाले ये पहले कवि, जो भारत की दृष्टि से यदि देखते हैं तो फारसी जो कविताओं का भारतीयकरण करने वाले पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो है। एक पंक्ति में फारसी व दूसरी में खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा का समन्वय देखिए कैसे किया है। जेहाल मिसकी मुकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। जेहाल मिसकी मुकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। किताब हिजरा नदारम ए जान काहे लगाए लहू छतिया। ये देखिए पहली जो पंक्ति है ना, जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल, ये तो है किसकी? फारसी में, फारसी भाषा में है ये। और दुराय नैना बनाए बतिया, ये किस में है? ब्रज, ब्रज भाषा। तो इस प्रकार दोनों का मतलब कि मिला के इन्होंने जो भाषाओं का इन्होंने जो किया था उसको रेखता कहा गया था। इस भाषा को फारसी और मिश्रित ब्रज भाषा या खड़ी बोली को जो मिला के इन्होंने जो समन्वय करके जो लिखा है उसको रेखता भाषा बोला गया है। देखिए यह भाषा रेखता रूप है। फारसी और हिंदी कठिन रूप को रेखता कहते हैं। रामकुमार वर्मा ने 6 प्रकार की पहेलियां मानी है इनकी। रामकुमार वर्मा जी ने अमीर खुसरो की 6 प्रकार की पहेलियां मानी है। एक तो मानी है अंतरालिपा पहेली। वह पहेली जिसका उत्तर उसी में छिपा होता है, उसके अंदर ही छिपा होता है, वो अंतरा लिपिका पहेली होती है। जैसे श्याम वरण है दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो देखिए श्याम वरण, दांत अनेक, आरी के अनेक वो होते हैं दांते। लचक जैसे नारी, लचक ऐसी होती है वो नारी जैसी। दोनों हाथों से खुसरो खींचे, उसको दोनों हाथों से खींचा जाता है, कभी इधर कभी उधर। और कहे तू आरी, और ये इसका आंसर है कि ये क्या है? आरी है, इसी में इसका उत्तर है। अंतरालिपा पहेली है कि उसी में जिसका उत्तर छिपा होता है। बहिर्लिपि का पहेली वह पहेली जिसका उत्तर बाहर से आए। जैसे श्याम वरण की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। अब कुत्ते की बोली कौन बोलेगा? भौ, भोहे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है? इसका उत्तर बाहर मिल रहा है, तो बहिर्ला बहिर्ला लिपि का पहेली हो गई। मुकरिया, इसमें एक प्रश्नोत्तर रहता है ए सखी साधन के रूप में। जैसे खा गया पी गया दे गया भुट्टा, ए सखी साधन ना सखी कुत्ता। और सुख ने किसे कहा है? इसमें 2 या 2 से अधिक प्रसंगों का एक ही उत्तर होता है। जैसे बस्ती क्यों उजड़ी, रोटी क्यों सूखी, खाई नहीं थी। खाई रोटी के रूप में तो मतलब कि उसको खाना, खाई नहीं थी। और बस्ती उजड़ने का मतलब कि खाई जो होती है ना, खाई, खाई उसके चारों तरफ जो मिट्टी को खोद के बनाई जाती है उसके अर्थ में। तो दोनों का उत्तर एक क्या है? बस्ती क्यों उजड़ी और रोटी क्यों सूखी। अगली है बराबरी या संबंध पहेली। इसमें 2 भिन्न पदार्थों में कौतूहलता पूर्वक समानता दिखाई जाती है। जैसे आदमी और गेहूं में क्या समानता है? बाल, ठीक है। और ढकोसले की यदि बात करते हैं तो इसमें बे मतलब शब्दावलियों का प्रयोग होता है। जैसे पीपल पकी पकौड़ियां, झरझर रहे हैं बेर, सर पे लगा खटाक से, वाहे रेतरी मिठास, ला पानी पिला। ये ऐसे ही होते हैं। अमीर खुसरो के समकालीन एक कवि अमीर हसन हुए थे, जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है। ये याद रखना, भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को।
जो अमीर खुसरो के ही समकालीन थे। ठीक है, ये हुई अब हमारी अमीर खुसरो के ऊपर बातें। अब हम कुछ बातें हैं विद्यापति के बारे में बात कर लेते हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस हमारी पकड़ में एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं। विद्यापति के जन्म की यदि बात करते हैं तो 1380 में है दरभंगा। दरभंगा कहाँ है? बिहार में, बिपसी गांव। और देहांत की यदि बात करते तो 1460 ईस्वी में। उपाधियां की यदि बात करते, युग संधि के कवि हैं। युग संधि के जैसे आदिकाल और भक्ति काल के बीच में ये स्थापित हैं। देखिए हम देखते हैं कि इसी समय जब विद्यापति जी थे उस समय से ही हमारा भक्ति काल की शुरुआत मानी गई है, तो इसलिए इसको युग संधि का कवि, ये आदिकाल में और भक्ति काल में दोनों के बीच में है, इसलिए आदिकाल और भक्ति काल की संक्रमण रेखा मतलब संधि रेखा पर स्थित है, इसी वजह से इसको युग संधि के कवि कहा है। वह संधि के कवि मैथिल कोकिल पदावली जो थी मिथिला में लिखी गई थी मैथिली भाषा में, इसलिए इसी के आधार पर इसको मैथिल कोकिल कहा गया है। कवि शेखर, अभिनय जयदेव, इनको राजा शिव सिंह ने दी थी उपाधि। खेलन कवि, लेखन कवि, पंचानन और दशावधान और कवि कंठाहार, ये इनके अन्य नाम हैं। इसमें से कोई भी नाम देके आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस कवि का उपनाम है। 3 भाषाओं में रचनाएं इन्होंने लिखी है, एक तो अवहट में लिखी है, दूसरा संस्कृत भाषा में और तीसरा मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा की बात करते हैं पदावली, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए इसको मैथिल कोकिल कहा गया है। और देसी मतलब देसी भाषा मिश्रित अभ्रंश भाषा जो होती है वो अवहट, इसमें कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी गई है। शुक्ल जी ने कीर्ति लता की भाषा को टकसाली अभ्रंश व साहित्यिक अभ्रंश कहा है। किसकी भाषा को? कीर्ति लता की भाषा को। कीर्ति लता की भाषा को टकसाली अभ्रंश या साहित्यिक अभ्रंश किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। संस्कृत रचनाओं की यदि इनकी बात करते हैं तो संस्कृत रचना में शिव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, प्रमाणभूत, प्रमाण संग्रह, विभाग सार, वर्ण करते, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गोरक्ष विजय नाटक, ये इनके संस्कृत में है। और पुरुष परीक्षा जो इनका है ये तो है एक शास्त्रीय ग्रंथ है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। इसकी हम कुछ आगे बात भी कर लेंगे चर्चा। आगे देखते हैं तो पुरुष परीक्षा ज्योतिष शास्त्र मतलब सामुद्रिक शास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र। याद रखना पुरुष परीक्षा में क्या क्या है? सामुद्रिक शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, काम शास्त्र और नीति शास्त्र। इन तीनों की इसमें चर्चा है, इन तीनों से संबंधित रचना है। और मिश्र बंधुओं ने गोरक्ष विजय नाटक के आधार पर हिंदी का पहला नाटक इन्हीं को माना है। किसको? गोरक्ष विजय नाटक को हिंदी का पहला नाटक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। कीर्ति लता राजा कीरत सिंह के लिए और कीर्ति पताका राजा शिव सिंह के लिए लिखी गई है। लता और पताका, पताका तो किसकी ठहरती है? शिव जी जो हमारे देव है, महादेव, महा जो देव है ना उसके मंदिर पे पताका लहराती है, ठीक है। और लता है उसकी कीर्ति फैल रही है, तो कीर्ति लता में तो कीर्ति सिंह का, और कीर्ति पताका की यदि बात करते हैं शिव सिंह के ऊपर लिखी गई है ये रचना। कीर्ति लता की चर्चित पंक्तियां, बहुत बार ये पंक्तियां पूछी गई है। बालचंद विजय भाषा दोही नहीं, लग गई दूजन हासा। बहुत बार ये पंक्तियां पूछी गई है, आपको जैसे भी करके आपको याद तो ये करनी ही होगी। सक्कावाणी बहुवण भावई, पावई रस को मम्मन न पावई। पुरुष कहानी हो कथु जानो, पत्थावे मत पुन्नु। देसी बयाना सब्जन मिठा, ते तसन जमखो अवट्टा। ये सभी पंक्तियां आपको जैसे भी है आपको रिपीट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बार बार पढ़िए। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, मैंने ज्यादा कुछ आप लोगों के सामने रखी भी नहीं है।
इनको तो आप याद कर ही लेना, जैसे कोई भी वर्ड विद्या से बालचंद्र डरते हैं, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक लगा के आप याद कर लीजिए। पुरुषों की कहानी सुनाई जाती है विद्या विद्या के अंदर। देसी भाषा बोलते हैं बच्चे विद्या प्राप्त करते समय, क्योंकि विद्या से विद्यापति को जोड़ना है आपको। आप इन पंक्तियों को याद कर लेना, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछी हुई पंक्तियां कहीं ना कहीं फिर दोबारा से पूछने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। पदावली की चर्चित पंक्तियों की यदि बात करते हैं, जो मैथिली भाषा में, जिसके आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। सकी है कि पूछई अनुभव मोई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपर रूप का कवि कहा है। अपर रूप या अपूर्व सौंदर्य या जातीय कवि कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। क्या कहा है? अपर रूप का कवि या जातीय कवि कहा है विद्यापति जी को। अब बात करते हैं विद्यापति भक्त है या श्रृंगारिक। इस पे भी विवाद है कि विद्यापति, कोई कहता है कि विद्यापति जो इनकी पदावली है ये भक्ति के रूप में लिखी गई है, कोई कहता है श्रृंगारिक है। तो इस आधार पे इसके भी दो मत हो गए कि विद्यापति की जी भक्त है या श्रृंगारिक है। तो हम देखते हैं कि श्रृंगारिक मानने वाले कौन कौन विद्वान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और मैंने बताया था रामचंद्र शुक्ल जा जाते हैं तो राम कुमार वर्मा जी 99% वही मिलते हैं। राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और डॉक्टर बच्चन सिंह। देखिए यहाँ पे हर बच्चा राम राम, हर से हरप्रसाद शास्त्री, बच्चा से बच्चन सिंह, राम से ये तीनों राम आए गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी। ये क्या है? श्रृंगार में हर बच्चा राम राम, यहां लगा लीजिए आप। श्रृंगार में हर बच्चा राम राम, तो श्रृंगारिक मानने वाले हर बच्चा राम राम। ठीक है। अब भक्त मानने वाले जो विद्वान है वो हजार भक्त श्याम प्रभु के। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्त से आ गया आपका भक्त, और श्याम से श्याम सुंदर दास, प्रभु से चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। आपको क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भक्त कौन मानने वाले हैं, तो इसलिए इसमें भक्त मैंने जोड़ दिया है, और इधर हमें पता होना चाहिए श्रृंगारिक, इसलिए मैंने श्रृंगार जोड़ दिया है इसमें। ठीक है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचोपासक कहा है। पंचोपासक किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने। और जातीय कवि किसने कहा है? अपर रूप का कवि बच्चन सिंह ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्ति लता की रचना जो है इनकी, उसको भ्रंग भ्रंगी संवाद माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी कीर्ति लता को भ्रंग भ्रंगी संवाद माना है। अब देखिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। शुक्ल जी ने पदावली के संदर्भ में कहा, ये विद्यापति को श्रृंगारिक कवि सिद्ध करना चाह रहे थे, क्योंकि शुक्ल जी ने इनको श्रृंगारिक ही मानना है। इसलिए कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जो भक्ति के जो चश्मे है ना, वो इतने सस्ते हो गए कि आजकल हर कोई चढ़ा लेता है। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ कि अपना अपना मत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चश्मा शुक्ल जी को भी लगा हुआ था। शुक्ल जी को ये भी शायद आध्यात्मिक चश्मा लगा हुआ था, इसीलिए तो इन्होंने, आपने देखा है शुक्ल जी ने भी आध्यात्मिक चश्मा कहीं ना कहीं पहन लिया था, क्योंकि जब तुलसी जी की बात आती है ना, तुलसीदास जी की, तो इन्होंने सभी को नकार दिया। जो कबीरदास इतने सिद्ध, और जिनके लिए हम बात करते कि जब कबीर को पढ़ते हैं ना, तो सीधे सीधे कितना भी मतलब ज्ञानी अपने आप को कहता है, बड़े बड़े प्रोफेसर यदि बैठ जाए तो कबीर के जो पद है ना, उसकी व्याख्या सटीक नहीं कर पाते। लेकिन शुक्ल जी ने भी शायद हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चश्मा इतना कि जब जब तुलसी की बात आए तो इन्होंने सबको नकार दिया था, ये हम कह सकते हैं। बाकी तो शुक्ल जी ने जो लिख दिया वो अंतिम हो गया। शुक्ल जी से आगे हिंदी साहित्य को यदि पढ़ते हैं तो शुक्ल जी को सबसे पहले देखना होता है हमें।
नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आदिकाल के, क्योंकि अब हमारा आदिकाल समाप्त हो गया है, समाप्ति की ओर है। कुछ ऐसे कि जो हमसे पूछे जा सकते हैं और हमसे छूट गए बीच में, वो हम अंतिम पड़ाव पे हम एक दो प्रश्न में हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो से अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो से और मुंज से क्या मानी है, शुरुआत इन्होंने मानी है। और अपभ्रंश ग्रंथ के ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति किससे, अमीर रासो से। बिसलदेव रासो की नायिका राजमती हिंदी की पहली प्रोषित पत्रिका नायिका है। हिंदी की पहली प्रोषित पत्रिका नायिका कौन है, बिसलदेव रासो की राजमती। आचार्य शुक्ल ने रसायन का संदर्भ बिसलदेव रासो से ही लिया है। किसी हिंदी रचना में पहली बार बारहमासा बिसलदेव, हिंदी रचना की यदि बात करते हैं तो किसमें मिलता है बारहमासा, पहली बार बिसलदेव रासो में मिलता है। शुक्ल जी ने बिसलदेव रासो को वीर गीत कहा है, वीर गीत का प्राचीनतम ग्रंथ कहा है। हम ये कई बार ये भी पूछा जाता है, जब ये पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, ये सभी देख के पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना है जो वो वीर वीर गीत की श्रेणी में आती है। तो ये वीर गीत की श्रेणी में बिसलदेव रासो को रखते हैं। ध्यान रहे, बिसलदेव रासो विशुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना है, विशुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना है। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार ग्रियर्सन को माना जाता है, क्योंकि काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। इन्होंने, ग्रियर्सन ने। आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण देने में मिश्र बंधुओं का सर्वाधिक उपयोग किया है। मिश्र बंधु विनोद के जो रचना है, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं की, उसी में से ज्यादातर कवियों का जो परिचय लिया है शुक्ल जी ने अपने इतिहास में, रीतिकालीन कवियों का, वो भी किसका, रीतिकालीन कवियों का, वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधु विनोद में सर्वाधिक हिंदी कवियों का, सर्वाधिक हिंदी कवि मतलब कितने, लगभग 5,000 का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में उत्तर अपभ्रंश को, मतलब कि उत्तर अपभ्रंश वही हो गया अवट, अवट को पुरानी हिंदी कहा है। सरहप्पा मासुकवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, लुइपा का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है, गोरखनाथ को। सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी मत्स्येंद्र नाथ है। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने इसका श्रेय मत्स्येंद्र नाथ के गुरु बालक नाथ को किया है। देखिए, यदि आपसे शुक्ल जी के बारे में बात करके पूछा जाए कि शुक्ल जी के अनुसार, तो आपको बालकनाथ या जलंधर नाथ ही मानना है। और यदि वैसे आपसे पूछा जाए सिद्ध और नाथों के बीच की कड़ी, तो मत्स्येंद्र नाथ आपको बताना है, यदि किसी के रेफरेंस से नहीं पूछा जाता है तो। रेफरेंस देके यदि शुक्ल जी का पूछा जाता है तो आपको जलंधर नाथ या उसी को बालकनाथ कहते हैं, उसका नाम आपको लेना है। कनपटे साधु का संबंध नाथों से है। कनपटे किसको गए हैं, साधु जो नाथ है उनको कहा गया। शुक्ल जी का चर्चित कथन, सिद्ध और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। देखिए, ये शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्ध और जो योगी है ना, ये साहित्य की कोटि में नहीं आता, क्योंकि ऐसी कोई धारा रही नहीं। क्योंकि ये इसको इसलिए नकार दे कि ये सिद्ध और योगी जो है, ये धर्म से, अध्यात्म से, इस प्रकार से ये आध्यात्मिकता की तरफ लेके चले जाते हैं इसको। और ये कहते हैं कि जो सिद्ध और जो योगियों की जो रचनाएं है वो साहित्य में नहीं रख सकते हम। लेकिन फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका खंडन किया था, कहा था कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर भक्ति काल तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, फिर आप उसको कहां रखोगे, वो बात दूसरी है। लेकिन ना, आप ये डेफिनेशन आप याद रखना शुक्ल जी के अनुसार। हेमचंद्र की पंक्ति है, भला हुआ जो बहनी मारा मारा कंतु। ये हेमचंद्र की पंक्ति है, थोड़ा ध्यान रखना। परमाल रासो वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचना, वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचना किसे माना गया है, परमार रासो को। इसे युद्ध ब्लेड्स कहते हैं। यह जन समूह की निधि मानी जाती है।
विद्यापति समन्वयात्मक कवि है। इसके यहाँ भक्ति, नीति, श्रृंगार व वीर रस की त्रिवेणी आदिकाल में, यदि बात करें कि भक्ति, नीति, श्रृंगार व वीर रस की त्रिवेणी कहाँ है, तो विद्यापति के है। यहाँ पे कीर्ति लता को कवि ने कहानी कहा है। इसकी भाषा अवट यानी देसिल बयाना सज्जन मिठा कहा है ना, तो इसी के लिए कीर्ति लता के लिए, कीर्ति लता की ही पंक्ति है वो। विद्यापति ने हिंदी में कृष्ण गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया था। कृष्ण गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन, वो जो पदावली है इसमें कृष्ण जी से संबंधित ही पद मिलते हैं। कोई तो कहते हैं कि भक्ति का है, कोई कहता है कि श्रृंगारिक है, तो ये इसी के पदावली के आधार पे ये विवाद उठता है। तो हमारा आदिकाल यहाँ पे समाप्त होता है। कल से हम भक्ति काल पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।